Hello students, today we will discuss chapter 8 of History and Civics, which is the early Mughals, Babur and Humayun. In this chapter we will learn about foundation of Mughal dynasty, region of Babur and Humayun, brief Afghan interlude, Sher Shah and Sood dynasty. Let's begin with the chapter. First, foundation of Mughal dynasty. The Mughals established a mighty empire in the subcontinent that lasted for over 300 years. Under the rule, a centralized administration commanding a massive standing army was established. At the height of its glory, the empire extended from Afghanistan in the northwest to the Deccan in the south. The Mughals ruled over people diverse in culture, religion and geography and united them under the same political rule for a long time. अब क्या था कि मुगल्स ने जब यहाँ पे कब्जा किया 1526 में, तो उनका जो रूल था वो 300 ईयर्स तक चला। ठीक है, उन्होंने यहाँ पर एक लार्ज स्टैंडिंग आर्मी इस्टेब्लिश की जिसके आगे कोई नहीं टिक पाता था। ठीक है, उनका जो एम्पायर था वो अफगानिस्तान से जो नॉर्थ वेस्ट में अफगानिस्तान है वहाँ से लेके साउथ डेक्कन तक फैला हुआ था उस टाइम पे। ठीक है, उन्होंने सारे कल्चर के लोगों को, रिलीजन के लोगों को, ठीक है, एक जगह पे यूनाइट किया था एक ही पॉलिटिकल रूल के अंदर बहुत लंबे समय तक। द मुगल्स वर पीपल ऑफ ग्रेट मार्शल लाइनेज। दे वर descendants of Mughals of Central Asia and Tamur of the Tamur clan. मुगल इज द पर्शियन वर्ड ऑफ मंगोल। तो हम सबको पता है कि बाबर ने इस्टेब्लिश किया था यहाँ पे रूल, जो कब तक चला? 3 सेंचुरीज, 300 साल तक चला। ठीक है, अब कुछ नोटेबल जो रूलर्स हैं मुगल डायनेस्टी के वो कौन से हैं? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ठीक है, ये कुछ नोटेबल रूलर्स हैं। सबसे पहले आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? बाबर के बारे में और हुमायूं के बारे में। Babur was a direct descendant of Mughal conqueror Genghis Khan from his mother's side and Turkish conqueror Amir Temur from his father's side. अब जो बाबर था वो किसकी फैमिली से बिलोंग करता था? मतलब पहले से ही वो एक इन्वेडर की फैमिली से बिलोंग करता था। जो चंगेज खान था उसकी मदर साइड से, और जो टर्किश कॉन्करर आमिर तैमूर था उसके फादर साइड थे, उनके घराने से वो बिलोंग करता था। देन अर्ली ईयर्स, Babur became the ruler of a small principality called Fargana in Central Asia at the young age of 11. 11 साल की उम्र में वो एक small principality का ruler बन गया था. He later occupied Samarkand. However, in 3 years, Babur lost both Samarkand and Fargana and became a landless ruler for a brief period. तो उसने अपने इनिशियल ईयर्स में समरकंद को अपने कब्जे में ले लिया, पर 3 साल के अंदर अंदर वो दोनों चीज़ें हार गया, दोनों जगह हार गया, फरगाना भी हार गया, समरकंद भी हार गया। हाउएवर ही did not lose hopes of regaining power. Babur courage and determination, pained with his engaging qualities and strong leadership skill, helped him to become the ruler of Kabul and Afghanistan in 1504. पर उसने हार नहीं मानी, उसकी करेज थी, डिटर्मिनेशन थी, जिसकी वजह से उसने दोबारा अपने कब्जे में किया किसको? काबुल का रूलर बना था वो 1504 सीई में। ठीक है, देन आता है इन्विटेशन फ्रॉम इंडिया। अब 1522 सीई में उसे एक इनविटेशन मिलता है किससे? जो गवर्नर है इब्राहिम लोदी का था, दौलत खान लोदी, उससे। ठीक है, उससे इनविटेशन मिलता है कि आप यहाँ पर हमला कीजिए। ठीक है, तो फॉरेसिंग ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इसको वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मानता है कि वो अपने जो किंगडम है उसको बढ़ा सकता है। ही फर्स्ट रेडेड द प्रॉस्पेरस स्टेट ऑफ पंजाब इन 1524. उसने सबसे पहले पंजाब पे अटैक किया 1524 सीई में। देन काबुल वापस आ गया, ठीक है, ताकि वो प्रिपेयर कर सके दिल्ली की लड़ाई के लिए। देन उसके बाद क्या होता है कि वो अटैक करता है और हरा देता है किसको? दौलत खान को। और उसके बाद किसके साथ फाइट करने के लिए था? इब्राहिम लोदी के साथ। इब्राहिम लोदी के साथ वो फाइट करता है बैटल ऑफ पानीपत में, जिसमें वो जीत जाता है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। द आर्मीज ऑफ बाबर एंड इब्राहिम लोदी met at Panipat in 1526 CE. Even though Ibrahim Lodi had a larger army than Babur, it was Babur's keen military sense, excellent war tactics, and fine artillery which made him the victor.
अब क्या होता है कि बाबर और इब्राहिम लोदी की लड़ाई होती है 1526 सीई में, ठीक है। तो इब्राहिम लोदी के बाद बहुत बड़ी आर्मी थी, बाबर के पास उतनी बड़ी आर्मी नहीं थी, बट फिर भी जो बाबर की मिलिट्री सेंस थी, उसके पास पावर थी, उसके पास आर्टिलरी थी इतनी कि वो हरा सके, जिसकी वजह से वो जीता, ठीक है। देन सेकंड उसकी लड़ाई थी मेन, बैटल ऑफ खानवा। द मोस्ट फॉर्मिडेबल थ्रेट to Babur was Rana Sanga, the mighty ruler of Mewar. Rana Sanga directed of restoring the great empire of पृथ्वीराज चौहान। अब क्या था कि जो राणा संगा था, मेवाड़ का रूलर था, वो चाहता था कि जो पृथ्वीराज चौहान का सपना है ग्रेट एम्पायर बनाने का, वो पूरा कर सके वो, ठीक है। पर जब उसको रियलाइज होता है कि जब बाबर है अब वो इंडिया में ही रहेगा और अपना एम्पायर यहाँ पे इस्टेब्लिश करेगा, तो वो अब एक फोर्स इकट्ठी करना शुरू कर देता है उसके उससे लड़ने के लिए, उसके खिलाफ खड़े होने के लिए, ठीक है। वो फोर्स के साथ वो लड़ाई करता है, बैटल ऑफ खानवा जिसको हम बोलते हैं, बस फॉट इन 1527 सीई। कब फॉट हुई? 1527 सीई, राजपूत फोर्सेस अंडर राणा सांगा और बाबर के बीच में। डिस्पाइट द वेलियर ऑफ द माइटी राजपूत, उन्होंने बहुत बहादुरी दिखाई, पर फिर भी उसमें कौन हारे? राजपूत हार गए, ठीक है। देन आता है Battle of Chanderi. In 1528 CE, Babur laid siege to the fort of Chanderi in Malwa under Madeni Rai. Madeni Rai was a strong ally of Rana Sanga. Babur was successfully in capturing the fort in not more than a day. तो अब बैटल ऑफ चंदेरी में उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगा। किसके खिलाफ थी? मदनी राय। उसने इन एक दिन के अंदर अंदर जो फोर्ट था, किला था, वो अपने कैप्चर में कर लिया। और इसकी वजह से क्या हुआ, जो राजपूत पावर थी उसका जो कंट्रोल था इंडिया के ऊपर, वो हिलना शुरू हो गया, ठीक है। देन बैटल ऑफ घग्गर, द थ्रेट ऑफ द राजपूत वाज सक्सेसफुली डिमिनिश्ड बाय बाबर, हाउएवर द प्रॉब्लम ऑफ द Afghans persisted, especially in Bengal and Bihar. The Battle of Kagra in 1529 CE marked the devastating defeat of the rebellious Afghans at the hands of Babur. अब जो बाबर था उसने जो राजपूत थे उनको तो हरा दिया था, पर अफगान्स तो थे उनके लिए बिग थ्रेट थे उस टाइम पे, ठीक है। बैटल ऑफ घाघरा 1529 सीई में हुई थी अफगान्स के खिलाफ, जिसमें अफगान्स को हराया था किसने? बाबर ने। व्हेन बाबर डाइड इन 1530 सीई, ही वाज द रूलर इन द लैंड ऑफ पंजाब, दिल्ली एंड द एंटायर जेनेटिक वैली एज फार एज बिहार। तो उसके मरने से पहले उसने अपने एम्पायर को बहुत ज़्यादा वास्ट कर लिया था उस टाइम पे। देन डिस्पाइट बीइंग अ रूथलेस मिलिट्री जनरल, बाबर वाज आल्सो अ ग्रेट पोएट, राइटर, म्यूजिशियन एंड अ स्कॉलर। एक मिलिट्री जनरल के अलावा वो पोएट भी था, राइटर भी था, म्यूजिशियन भी था, स्कॉलर भी था, ठीक है। तो उसने अपनी जो बायोग्राफी था वो खुद लिखी थी। कौन सी थी वो बायोग्राफी? तुजुक ए बाबरी, ये याद रखना है आपको, ठीक है। देन आता है हुमायूं, 1530 to 1540 CE and 1555 to 1556 CE। तो बाबर की डेथ के बाद उसका जो एल्डेस्ट सन था नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, उसने थ्रोन को एक्सटेंड किया, थ्रोन पे कब्जा किया। ही इनहेरिटेड ए किंगडम दैट वाज वीक, अनस्टेबल एंड विद अ कंफ्यूज स्टेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ही फेस्ड कॉन्स्टेंट थ्रेट्स फ्रॉम द अफगान्स एंड द राजपूट्स। तो उस टाइम पे उसको कॉन्स्टेंट थ्रेट्स, डेंजर फेस करने पड़े अफगान्स की तरफ से, राजपूट्स की तरफ से। द वीक अफगान स्टिल चेरिश द एम्बिशन ऑफ सेटिंग अप देयर इंडिपेंडेंट प्रिंसिपलिटीज। तो उस टाइम पे अफगान्स वीक थे, पर फिर भी वो सपना देख रहे थे कि वो एम्पायर को अपने एम्पायर को एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो द मोस्ट थ्रेटनिंग अमंग देम वाज शेर खान सूरी, ए पावरफुल अफगान। अनदर लर्किंग थ्रेट वाज हुमायूंस हाफ ब्रदर। पहले तो था कि जो हुमायूं को डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी, उसमें सबसे पहले था शेर खान सूरी, ठीक है। देन सेकंड थ्रेट था हुमायूंस हाफ ब्रदर, ठीक है। बाबर ने इक्वल डिवीजन की थी एम्पायर की, पर फिर भी वो सेटिस्फाई नहीं थे। देन आता है बहादुर शाह, जो गुजरात का रूलर था, हु कंट्रोल द मालवा रीजन एंड वांटेड टू एक्सटेंड हिज डोमिनेंस। और उस जिसने मालवा रीजन को अपने कब्जे में ले लिया था, और वो अपना जो डोमिनेंस है, अपना रूल था, वो एक्सटेंड करना चाहता था। दैट्स वाई एक मेजर थ्रेट था वो भी हुमायूं के लिए। देन आता है अटैक ऑन पोर्ट चुनर, एक्नॉलेजिंग द अफगान शेर खान
As his biggest rival, Humayun attacked the fort of Chunar, which was under the control of शेर खान सूरी. जब उसको पता लगा कि शेर खान जो है उसका बिगेस्ट राइवल है, बिगेस्ट दुश्मन है, तो उसने फोर्ट ऑफ चुनर के ऊपर अटैक किया. He laid siege to the fort only to abandon it after 4 months. The reason of abandoning the siege was the information that Bahadur Shah of Qajar had conquered Malwa. तो हुमायूं सीज अ ट्रिटी, तो थोड़े टाइम के बाद उसने एक ट्रिटी की शेर खान सूरी के साथ, जिसमें क्या था कि शेर खान जो है वो अपने कब्जे में रख सकता है फोर्ट को जब तक वो मुगल्स के साथ लॉयल रहेगा. ठीक है, तो उसके बाद उसने अपनी जो अटेंशन थी हुमायूं ने वो कहाँ पे टर्न की, मालवा के ऊपर टर्न की. देन आता है अफगान इंटरल्यूड. Humayun absence from Agra gave Sher Khan Suri an excellent opportunity to invade Bengal. तो अब जब when Humayun learnt of Sher Khan betrayal, he marched against him, leaving Gujarat and Malwa free from recapture by Bahadur Shah Jafar. तो अब क्या हुआ, जब हुमायूं कैप्चर कर रहा था गुजरात और मालवा को, उस टाइम पे वो आगरा से उसकी एब्सेंट थी, मतलब वो आगरा से दूर था. तो उस टाइम पे उस शेर खान सूरी को एक एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी लगी, ये बहुत अच्छा मौका लगा कि वो इन्वेड कर सकता है, बंगाल के ऊपर अटैक कर सकता है. ठीक है, जब हुमायूं को पता लगा कि शेर खान ने बगावत की है उसके खिलाफ, तो वो वापस आता है गुजरात और मालवा को छोड़ के. ठीक है, देन Sher Khan invaded Bengal and captured the city of Bengal. He raided and looted the city of all its treasure. तो शेर खान बंगाल को लूट लेता है, पूरा सारा खजाना लूट लेता है. Then he went back to city of Bihar. The vast wealth of the glorious city of Bengal depleted only to fill the war chest of Sher Khan. तो अब शेर खान और हुमायूं भिड़ते हैं दो बैटल्स में. पहले 5039 शेर खान सूरी डिफीटेड हुमायूं इन द बैटल ऑफ चौसा. ठीक है, पहले डिफीट करता है बैटल ऑफ चौसा में. देन फिर 1540 में बैटल होती है बैटल ऑफ कनौज, फिर उसको डिफीट कर देता है. द वास्ट मुगल एम्पायर कंपेयर्ड टू द अफगान्स ड्यू टू वीक लीडरशिप. शेर खान अज्यूम द टाइटल ऑफ शेर शाह एंड हुमायूं वाज फोर्स्ड टू लिव इन एग्जाइल. तो अब जो शेर खान है वो हरा देता है और हुमायूं क्या करता है, फिर उसको राज्य छोड़ना पड़ता है और भागना पड़ता है. देन शेर शाह सूरी के बारे में पढ़ते हैं. After the decisive victory at Kannauj in 1540 CE, शेर खान सूरी chased हुमायूं out of the country. तो अब कनौज की विक्ट्री के बाद शेर शाह जब हुमायूं भाग जाता है तो उसको चेस करता है. अंडर द टाइटल ऑफ शेर शाह ही एक्सटेंडेड थ्रोन ऑफ दिल्ली एंड एस्टैब्लिश सेकंड अफगान रूल इन इंडिया. तो अब शेर शाह का जो टाइटल है वो एज्यूम कर लेता है वो, और अपना जो रूल है वो दोबारा से स्थापित करता है. सेकंड टाइम अफगान रूल स्थापित होता है इंडिया में. शेर खान वॉज बॉर्न एज फरीद खान. ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ शेर खान. शेर खान का पहला नाम क्या था, फरीद खान. उसको जब शेर टाइटल कब मिला, जब उसने सिंगल हैंडली टाइगर को मारा था. ठीक है, तो अब शेर खान अपनी जो कामकाज करना शुरू करता है, वो क्या शुरू करता है, मुगल गवर्नर के अंडर. ठीक है, बहर खान लोधी के. व्हेन ही डाइड शेर खान वाज अपॉइंटेड एज अ डिप्यूटी गवर्नर ऑफ बिहार. तो जब वो मरता है तो उसको डिप्यूटी गवर्नर बनाया जाता है. ठीक है, तो अब वो अपनी पोजीशन के अंदर रहते हुए अपने एनिमीज को हराता है और कंट्रोल करता है बिहार और बंगाल के ऊपर. उसके बाद वो मुगल रूलर हुमायूं को हराता है दो बैटल्स में, बैटल ऑफ चौसा एंड कनौज में. ठीक है, और उसके बाद जो अपना रूल है वो यहाँ पे स्थापित कर लेता है. अब उसके अंडर में एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेर शाह सूरी. सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन पहले कैसा था कि शेर शाह कंटिन्यूड द सेंट्रलाइज्ड रूल ऑफ एम्पायर विच वाज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ दिल्ली सल्तनत. सेंट्रलाइज्ड रूल मतलब जो मेन रूलर है उसको ही सेंटर माना जाएगा, उसके इर्द गिर्द सब कुछ घूमता था. देन द गवर्नमेंट वॉज डिवाइडेड इनटू सेवरल डिपार्टमेंट्स. अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बटा हुआ था जो अलग अलग मैटर्स को देखते थे स्टेट के. Then each department was headed by a minister who was assisted by several officials. अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग मिनिस्टर नियुक्त किया गया था. ठीक है, जिसको बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो थे सलाह देते थे, एक तरह से उसके साथ काम करते थे. However, the department was kept under strict control and supervision by शेर शाह सूरी. तो उस पर शेर शाह सूरी बिल्कुल ध्यान रखता था. अपना एक स्पाई सिस्टम उसने बनाया हुआ था ताकि उसके अंडर ही काम हो सारा, कोई बगावत करने की ना सोचे. देन आता है प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन. फॉर एन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन शेर शाह सूरी डिवाइडेड हिज एम्पायर इनटू 47 प्रोविंसेस और सरकार. अपने
एडमिनिस्ट्रेशन को, राजकाट को अच्छी तरह से चलाने के लिए शेरशाह सूरी ने अपने एम्पायर को 47 स्टेट्स में डिवाइड किया हुआ था। और हर एक प्रोविंस, हर एक स्टेट को कौन हेड करता था? सिकदार ए सिकदरन। ईच प्रोविंस वाज फर्दर डिवाइडेड, हर एक प्रोविंस डिवाइड होती थी डिस्ट्रिक्ट्स में, हर एक स्टेट डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड होती थी, जिसको क्या बोला जाता था? परगान्स। ठीक है, जिसको कौन हेड करता था? सिकदार्स। ठीक है, देन ईच डिस्ट्रिक्ट हैड सेवरल स्मॉल विलेजेस, देन उसकी स्मॉल विलेजेस होती थी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है, जिसको कौन हेड करता था? मुकदम। तो पहले क्या था? प्रोविंसेस, छोटे स्टेट्स, देन उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट्स, देन आती थी स्मॉल विलेजेस। अब आता है मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। शेरशाह इंट्रोड्यूस्ड मैनी रिफॉर्म्स इन द मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हिज एम्पायर। ही एस्टैब्लिश्ड एन एनॉर्मस स्टैंडिंग आर्मी विच वाज डिसिप्लिन, कैपेबल एंड स्ट्रॉन्ग। उसके अंदर जो आर्मी थी, उसके अंडर जो आर्मी काम कर रही थी, वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन थी, उनके अंदर बहुत ज़्यादा मद्दा था किसी भी चीज़ को, किसी भी बंदे को हराने का, और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। हिज आर्म्ड फोर्सेस ऑल्सो इंक्लूडेड हाईली ट्रेन्ड कैवलरी एंड इन्फेंट्री एज वेल इक्विप्ड आर्मरी। तो उसके बाद बहुत ज़्यादा अच्छे साधन थे जिसके साथ वो किसी भी रूलर, बड़े से बड़े रूलर को हरा सकता था। ठीक है, ही पर्सनली ओवरसॉ, जब कोई अपॉइंटमेंट होती थी, ट्रेनिंग होती थी, वो उस पर खास ध्यान रखता था अपना। द आर्मी वॉज डिवाइडेड इनटू सेवरल यूनिट्स हेडेड बाय द कमांडर। अलग अलग यूनिट्स में बटा हुआ था, जिसको कौन हेड करता था? कमांडर हेड करता था। देन आता है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। टू एनकरेज ट्रेड एंड कॉमर्स, एक्सीलेंट रोड्स वर बिल्ट। ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार को बढ़ाने के लिए रोड्स को बनाया गया। ही कंस्ट्रक्टेड द लॉन्गेस्ट रोड, द ग्रैंड जीटी रोड जो है वो किसने कंस्ट्रक्ट किया? शेरशाह सूरी ने। ठीक है, देन प्लांटेशन ऑफ न्यूमरस ट्रीज अलॉन्ग साइड द रोड इंश्योर्ड शेड फॉर द ट्रैवलर्स। और ट्रीज के मतलब जो ट्रीज थे वो सड़क के साथ लगाए गए ताकि जो ट्रैवलर्स हैं उनको शेडो मिल सके। ठीक है, he planted trees and built studies or rest house and dug wells at regular intervals for travelers, most of whom were traders and pilgrims. थोड़ी थोड़ी जगह पर रेस्ट हाउस बनाए गए, सराइज बनाए गए, ताकि जो ट्रैवलर्स को कोई प्रॉब्लम ना आ सके। The rest houses were used as post offices, also known as dark chowkis, where two horsemen were charged with the duty of taking the mails into the royal court as well as different parts of the country. जो रेस्ट हाउसेस थे उनको एक तरह से पोस्ट ऑफिस का भी काम लिया जाता था उनसे। ठीक है, 2 हॉर्समैन आते थे, मेल्स को रॉयल कोर्ट तक लेके जाते थे अलग अलग कंट्रीज के। ठीक है, देन आता है ट्रेड एंड कॉमर्स कैसा था उस टाइम पे शेरशाह सूरी के अंडर। द रिफॉर्म्स इशूड बाय शेरशाह बूस्टेड द ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ द एम्पायर। जो उसकी पॉलिसीज थी उससे जो व्यापार था वो बहुत ज़्यादा बढ़ा। ही एबोलिस्ड ऑल कस्टम ड्यूटीज एक्सेप्ट फॉर दोज लेविड ऑन इम्पोर्टेड आइटम्स एट द प्लेस ऑफ सेल ऑफ द गुड्स। तो उसने सारी जो टैक्सेस थे वो हटा दिए, सिर्फ इम्पोर्टेड आइटम्स पर टैक्स लगाए गए। ठीक है, न्यू एंड स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर वर इंट्रोड्यूस अलॉन्ग विद द न्यू कॉइनेज सिस्टम। जो वेट और मेजर का तरीका था वो दोबारा से नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। शेरशाह इंट्रोड्यूस द रुपया, ए सिल्वर कॉइन विच वाज द प्रोसेसर ऑफ द मॉडर्न रुपया ऑफ इंडियन करेंसी। अब ये याद रखना है कि रुपया किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? शेरशाह ने। The officials in the government of Sher Shah were expected to take control of the needs of the merchants, whereas the zamindars and village headmen were expected to take care of the needs of village and traders. अब जो गवर्नमेंट ऑफिशियल थे वो एक तरह से किसकी ज़रूरतों का ख्याल रखते थे? मर्चेंट्स की। ठीक है, व्यापारियों की। और जो ज़मींदार थे और जो विलेज को हेड करते, जो हेडमैन होते थे, वो किनकी ज़रूरतों का ख्याल रखते थे? विलेजर्स की। ठीक है, देन आता है रेवेन्यू सिस्टम, टैक्स सिस्टम कैसा था। शेरशाह इज मोस्ट रिमेंबर्ड फॉर द रिफॉर्म्स फॉर इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। अब वो बहुत ज़्यादा फेमस था अपने जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में नई क्रांति लाने के लिए, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बहुत ज़्यादा बढ़ा। लैंड वाज असेस्ड रेगुलरली फॉर मेजरमेंट एंड फर्टिलिटी। लैंड वाज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स बेस्ड ऑन फर्टिलिटी, गुड, मिडलिंग एंड बैड। तो अब लैंड को टाइम टू टाइम असेस किया जाता था, उसकी फर्टिलिटी असेस की जाती थी और उनको डिवाइड किया गया था गुड, मिडलिंग और बैड फर्टिलिटी के आधार पर। रेवेन्यू वाज फिक्स्ड एट 1/4 और 1/3 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस पेएबल इन कैश और काइंड। जो टैक्स था वो फिक्स था 1/4 और 1/3। ठीक है, टोटल प्रोड्यूस में से ये आप कैश और अदर तरीके से भी भेज सकते थे।
Officials such as Patwari, Kunungum, Mukdam and Shikdar were responsible for the collection of land revenue. जो ऑफिशियल थे, प्रोविंसेस को जो हेड करते थे, डिस्ट्रिक्ट को जो हेड करते थे, विलेजेस को जो हेड करते थे, वो रिस्पॉन्सिबल होते थे कलेक्शन ऑफ लैंड के, मतलब जो टैक्स कलेक्ट करते थे उसके लिए. Then officials were asked to be lenient at the time of strict at the time of collection. तो असेसमेंट के टाइम पे उनको बोला जाता था कि आप लीनियंट रहोगे और जब कलेक्शन करोगे उस टाइम पे आपको स्ट्रिक्ट रहना है. ठीक है. देन आता है कि लोन्स वर गिवन इन केस ऑफ क्रॉप फेलियर्स, नेचुरल कैलेमिटीज और डैमेजेस इनकर्ड ड्यू टू मिलिट्री एक्टिविटीज. और अगर किसी की क्रॉप खराब हो रही है किसी वजह से, या नेचुरल कैलेमिटी की वजह से, या डैमेज वॉर की वजह से कोई डैमेज हुआ है, तो उनको लोन दिया जाता था. ठीक है. देन आता है री इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल एम्पायर. द डेथ ऑफ शेरशाह ग्रेटली वीकेंड द अफगान एम्पायर एंड हुमायूं सॉ दिस एज अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी टू रीगेन हिज लॉस्ट किंगडम. अब शेरशाह सूरी के बाद जो अफगान एम्पायर था वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया और हुमायूं ने एक अपॉर्चुनिटी मिली कि वो अपनी पावर को दोबारा से गेन कर सके, रीगेन कर सके. ठीक है. तो उसने एक आर्मी ज्वाइंट की और ताकि वो दोबारा से दिल्ली के थ्रोन पे कब्जा कर सके. ठीक है. 1555 में हुमायूं ने आगरा को कॉन्कर किया एंड दिल्ली एंड एस्टैब्लिश हिमसेल्फ एज द एम्परर ऑफ इंडिया. आगरा और दिल्ली को कॉन्कर करने के बाद वो दोबारा से इंडिया का एम्परर बन गया. बिफोर ही कुड कंसोलिडेट ही डाइड आफ्टर फॉलिंग फ्रॉम द स्टेयर्स ऑफ हिज लाइब्रेरी. जब तक वो अपने रूल को, पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर पाता सकता, तब तक वो स्टेयर्स, मतलब थोड़े टाइम बाद, एक साल बाद 1556 ई में स्टेयर्स से गिर के उसकी मौत हो गई, अपनी लाइब्रेरी के स्टेयर्स से गिर के. सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर टुडे.